योर यूट्यूब चैनल किरण द रेज ऑफ सन। आज हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी का थर्ड चैप्टर, संविधान की प्रमुख विशेषताएं। अभी तक हमने संविधान के बारे में पढ़ लिया था कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ था, और पहला चैप्टर पढ़ा था हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, है ना, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। उसके बाद हमने सेकंड चैप्टर था संविधान का निर्माण। अब तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे संविधान की प्रमुख विशेषताएं। मान लो जैसे कि संविधान बन गया तो हर चीज की विशेषताएं हैं, हम मतलब कि उसके अंदर क्वालिटीज क्या हैं, उसकी अच्छाइयां क्या हैं, तो वो पढ़ेंगे। जैसे कि संविधान हमारा लिखित है, कठोर है, लचीला है और बहुत एक बड़ा दस्तावेज है ना, जो कि हमने कई जगहों से लिया है, तो का मिक्सचर है। ये सारी चीजें इसकी विशेषताएं अभी पढ़ेंगे। तो संविधान चैप्टर क्या है हमारा, ये थर्ड चैप्टर है हमारे इंडियन पॉलिटी का, संविधान की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपना संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ना। जैसे कि हमारा संविधान क्या है, ऐसे किसी ने बोल दिया और उसे हमने संविधान मान लिया, ऐसा तो नहीं होगा ना। क्या है संविधान, हमारा संविधान एक लिखित दस्तावेज है ना, और आई थिंक ये सबसे बड़ा है कि मतलब जो डॉक्यूमेंट है हमारा, ये दस्तावेज, ये सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत देश का। तो ऐसे ही कुछ हम इसके बारे में कुछ इसकी विशेषताएं हैं जो पढ़ेंगे। तो चैप्टर की हेडिंग डाल लीजिए कि ये संविधान की प्रमुख विशेषता है, जिसमें से पहली विशेषता है सबसे बड़ा लिखित संविधान, है ना। सबसे बड़ा लिखित संविधान, ठीक है। इसको एलेबोरेट कराने की जरूरत है। सबसे बड़ा लिखित संविधान पूरा लिख दूंगा, लिख ही देती हूँ मैं। पहले हम लिख देते हैं, एक्सप्लेन करते रहेंगे। पहले हम सारे हेडिंग्स लिख लेते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करते रहेंगे, है ना। फिर क्या है, विभिन्न स्रोतों से विहित है, है ना। बताया था ना मैंने कि ये बहुत कई जगहों से लिया गया है, किसी देश से कुछ लिया गया है, किसी देश से कुछ लिया गया है ना। तो उस हिसाब से ये क्या है, कई देशों से विहित है या विभिन्न स्रोतों से विहित है, ऐसा लिख सकते हैं हम। अच्छा शब्द लगेगा, विभिन्न स्रोतों से विहित, है ना। विभिन्न स्रोतों, ठीक है, विभिन्न स्रोतों से विदित, है ना, या विहित। इंडियन पॉलिटी है भाई, शब्द तो होंगे थोड़े ऐसे। सबसे बड़ा लिखित संविधान है, विभिन्न स्रोतों से विहित है। बताएं, ये तो वैसे हल्की की बातें हैं, आप लोग ऐसे ही कर लोगे कि समझ ही जाओगे कि लिखित को क्यों बोला, क्योंकि लिखा हुआ संविधान है इसलिए, है ना। फिर क्या है, नम्यता या अनम्यता का समन्वय भी है। बताया था ना हमने, जैसे कठोर भी है और लचीला भी है, नम्यता, है ना, और अनम्यता। अनम्यता का, है ना, जैसे ये लचीला है, किसी मामले में ये लचीला भी है, लेकिन किसी मामले में ये बहुत ज्यादा कठोर है। तो इन दोनों का क्या है यहाँ पे समन्वय, है ना। कई क्या होता है, नम्यता इसलिए बोला जाता है, लचीला इसलिए बोला जाता है कि जैसे कि हमारे यहाँ कुछ शक्तियां दी गई है संविधान में कि मान लो कि किसी को क्या हमारे संविधान की एक सबसे बड़ी बात क्या बोली कि 1000 लोग चाहे दोषी हों जो बच जाएं, पर एक निर्दोष कभी भी सजा नहीं मिलनी चाहिए, एक निर्दोष को कभी भी सजा नहीं मिलनी चाहिए, है ना। लचीला इसलिए है कि उसमें कई चीजें हैं, जैसे कि मान लो कि हमारे पास अधिकार होता है कि जिसको फांसी की सजा दी गई है वो जाके अपील कर सकता है राष्ट्रपति के पास, है ना। राष्ट्रपति उसकी फांसी की सजा को माफ कर सकता है, ये सारी चीजें, है ना। और जो सजाएं मिल रही हैं कि दफा 302 लग रही है, फांसी हो रही है, उम्र कैद हो रही है, तो संविधान कठोर भी तो है, लचीला भी है, कहीं पे कठोर है, कहीं पे लचीला है, तो इसलिए बोल दिया गया कि ये समन्वय है, ठीक है। चौथा टॉपिक कराती है, मतलब बहुत इजी सा है कि सबसे बड़ा लिखित संविधान है, विभिन्न स्रोतों से विहित है, इसका क्या मतलब है, इसका नम्यता और अनम्यता अभी बता दिया। फिर क्या है, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था भी है ना। एकात्मकता की ओर झुकाव भी है थोड़ा सा इस संविधान में। झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था भी है।
ये तो सबको पता ही है भारत देश में कैसा रूप है सरकार का। सरकार का संसदीय रूप है ना। ठीक है, ये पांचवी हो गई। छठी में लिखते हैं संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय भी है, यानी कि संसदीय संप्रभुता को भी माना जाता है और न्यायिक सर्वोच्चता को भी माना जाता है। मतलब अगर संसद कोई कानून बनाती है, अगर संसद ने कोई कानून बना दिया तो वैसे तो वो मान्य ही होता है, लेकिन अगर न्यायपालिका को लगता है कि ये जो कानून बना है इससे नागरिकों के हितों की रक्षा की बजाय इससे हितों की रक्षा नहीं होगी बल्कि उनका नुकसान होता है, तो इसमें न्यायपालिका उस कानून को रोकने के लिए बोल सकती है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक कौन सा पढ़ा दिया हमने? अच्छा, ये न्याय वाला ना, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय भी है, यानी कि संसदीय संप्रभु, संसद हमारा संप्रभु भी है, प्रभुता के साथ न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय है ना। लिखवा दूं क्या बोल के इसको? न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय है ना। ये वही मतलब हो गया, ऐसा ही हो गया कि जैसे कि यहाँ पे एकात्मकता भी है और संघीय व्यवस्था भी है। ठीक है, सरकार का संसदीय रूप है, लेकिन ये अलग टॉपिक पढ़ाया, ये अलग पढ़ाया मैंने सरकार का। अच्छा, ये तो हाँ ठीक है, ये एक ऐसा और पढ़ाया था। अच्छा हाँ, नम्यता और अनम्यता का समन्वय, ये था कि यहाँ पे लचीला भी है, यहाँ पे कठोर भी है ना। नम्यता मतलब लचीला, अनम्यता मतलब कठोर, इसका भी समन्वय है। संसदीय प्रभुता के साथ संसद प्रभुत्व है, संसद की एक मतलब शक्ति है, उस जो कानून पारित हो जाएगा वो माननीय होगा और माना जाएगा, लेकिन यहाँ पे न्यायिक सर्वोच्चता में भी समन्वय। कैसे कि दोनों में आपस में कि जब कोई कानून लग जाए जो कि न्यायालय को लग रहा है कि ये कानून जो बना है ये नागरिकों के हित में नहीं है, तो उस पर रोक लगा सकती है, वो इसके लिए मना कर सकती है। तो ऐसे इन दोनों के बीच में क्या होगा, संसद संप्रभु होने के साथ साथ वो सर्वोच्च न्यायालय की सुनेगी, तो इन दोनों के बीच में क्या है, समन्वय हो गया। एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका है। ठीक है, हमारी न्यायपालिका कैसी है? एकीकृत एवं स्वतंत्र। न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र है। ठीक है, कहीं किसी के भी आदेश को ठुकराया जा सकता है, लेकिन न्यायपालिका के आदेश को हर कोई मानेगा, चाहे कोई भी हो, है ना। ये नंबर नहीं डाले ना मैंने, कौन सा नंबर का, आई थिंक ये 7 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 7 ये 8वां पढ़ लेते हैं। फिर मौलिक अधिकारों की बात हुई है, यहाँ से नंबर डाल देते हैं। गलत मार्कर उठा लिया लग रहा है मैंने। मौलिक अधिकार, कितने मौलिक अधिकार है हमारे, है ना? 6 मौलिक अधिकार हो गए। फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी है, पता है आपको ये बात, बीपीएसपी है ना। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, भाई तुम्हारे अधिकार मिल गए मौलिक, तो कुछ कर्तव्य भी तो होंगे। मौलिक कर्तव्य है 11, ये पता है? मौलिक कर्तव्य हो गए 11। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है भारत, ये भी एक विशेषता है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, ये भी हमारे संविधान की विशेषता है कि यहाँ पे किसी एक धर्म की बात नहीं कही गई है, धर्मनिरपेक्ष है। हमारे संविधान ने किसी भी धर्म को माना ही नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी धर्म को उन्होंने नहीं माना, इसलिए वो धर्मनिरपेक्ष हो गया। ठीक है, और क्या है, सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार भी तो है, सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार। ठीक है, क्या है?
एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, फिर सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार है, आपातकालीन प्रावधान भी है, ऐसी चीजें कुछ पढ़ी है हमने ना, स्वतंत्र निकाय भी है, त्रिस्तरीय सरकार भी है, बहुत सारी चीजें हैं। आपातकालीन प्रभाव, जिसमें आपातकालीन लगने पे क्या होता है, इमरजेंसी लागू हो जाती है, इसकी घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, और उस समय क्या होता है, राष्ट्रपति शासन लागू होता है, ठीक है। स्वतंत्र निकाय और याद दिलाओ कुछ, 15 तक तो होना ही चाहिए, कम से कम 17 उत्तर होंगे। वित्तीय आपातकाल भी है एक, है ना, वो आपातकाल में ही आएगा वित्तीय आपातकाल। एकल नागरिकता भी है, त्रिस्तरीय सरकार भी, एकल नागरिकता है ना, कि हमारे भारत देश में नागरिकता कैसी एक, बहुत सारे जैसे अमेरिका में क्या होता है कि वहां पे दोहरी नागरिकता होती है, वो एक स्टेट का होगा, स्टेट का नागरिक होगा और देश का भी नागरिक होगा, वो हो गई दोहरी नागरिकता। हमारे भारत देश में क्या है, जैसे मैं यूपी की हूँ, तो ऐसा थोड़ी है कि मैं यूपी की भी नागरिकता ले रही हूँ और पूरे अपने भारत देश की भी नागरिकता ले रही हूँ। हमारे पास कैसी नागरिकता है, एक नागरिकता, एकल नागरिकता, भारत देश की नागरिकता। हर बंदा क्या है, कोई ये यहाँ की नागरिकता उत्तर प्रदेश की, कोई मध्य प्रदेश की, कोई आंध्र प्रदेश की, कोई केरल की, मतलब पंजाब की, कोई हरियाणा की, ऐसे लेके थोड़ी बैठा हुआ नागरिकता। यहाँ पे सिर्फ एकल नागरिकता है, भारत देश की नागरिकता, ठीक है। तो क्या है नेक्स्ट टॉपिक, एकल नागरिकता। और त्रिस्तरीय निकाय भी तो है, 3 स्तरों पर बताएंगे कैसे अभी त्रिस्तरीय निकाय का क्या, 16 यहीं पे हो गए ना। सरकारी समितियां भी तो हैं, है ना, आखिरी कहीं लिख देते हैं, मैं लिखूं सरकारी समितियां। सरकारी समितियां होती है, सहकारी समितियां होती है, ये बताओ तो क्यों, सहकारी होती है ना, सरकारी समितियां थोड़ी होती है, सहकारी समितियां। Is this visible to you guys? All the 17 points? Are you able to see that? Let me check. Yes, I think you can. So, should I explain? I have to elaborate this, ना? सबसे लंबा लिखित संविधान है, देखो संविधान 2 तरीके से हो सकते हैं, या तो वो लिखित होगा या तो अलिखित होगा। तो हमने कौन सा उठाया, हमने मतलब ऐसे कई देश हैं जहाँ पे लिखित संविधान है, ऐसे कई और देश हैं जहाँ पे अलिखित संविधान है, तो हमने लिया लिखित संविधान, ठीक है। जैसे कि लिखित संविधान कहाँ पे है, तो उससे पता चल जाएगा हमने कहाँ से लिया, वैसे लिखित संविधान अमेरिका से लिया है ना, क्योंकि लिखित संविधान मैं लिखूं जैसे अमेरिका है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखित संविधान है, ठीक है। ब्रिटेन है, चलो मैं अलग लिखते हैं, यहाँ पे अलिखित का लिखा नहीं है। ब्रिटेन जो है ना अलिखित संविधान है यहाँ पे, ठीक है। अमेरिका में लिखित संविधान है और ब्रिटेन में अलिखित संविधान है, दिख तो रहा ही है ना। तो भारत का संविधान कैसा है, भारत का संविधान विश्व का, पूरे संसार का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है। और भी कई देश हैं जहाँ पे लिखित संविधान है, पर सबसे बड़ा विश्व का लिखित संविधान किसका है, हमारे भारत देश का है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, विभिन्न स्रोतों से निहित है। ये तो आप समझ ही गए कि कई जगहों से लिया गया है, कई देशों से लिया गया है, कई देशों के संविधानों से लिया गया है। कहने का मतलब तो एग्जैक्टली यही है कि कई देशों के संविधानों से लिया गया है। वैसे तो हमारा संविधान आयरलैंड पर आधारित है। अगर बेसिकली एक क्वेश्चन से पूछ लिया जाता है, जो कि हमें हो सकता है कि पूछने बचपन में तो यही पूछा जाता था, मेरे को याद है 6th क्लास में ये सवाल मैंने पढ़ा था कि हमारा देश का संविधान किस पर आधारित है, तो आयरलैंड पे मैंने बचपन में रखा हुआ था, तो ये रट सा गया है क्वेश्चन है, ठीक है। तो विभिन्न स्रोतों से ढांचागत हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया था, याद ही होगा आप लोगों ने, सबने पढ़ा है, सबको पढ़ाया गया है। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निदेशक
सिद्धांत अमेरिका से लिए गए हैं ना, अमेरिका और आयरलैंड से लिए गए। जैसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं, ये तो आयरलैंड से लिए गए हैं ना, और मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं। लिख दूं, जैसे मौलिक अधिकार हमारे अमेरिका के हैं, है ना, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हमारे अमेरिका से। और डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति में सब लिख लो बोलते बोलते में, निर्देशक सिद्धांत, ये कहां से लिया गया है, आयरलैंड से, है ना, आयरलैंड की बात हो रही थी ना अभी, ठीक है। ये विभिन्न स्रोतों में आ गया कि मैं बोल रही थी ना कि कुछ चीजें हमने किसी देश के कॉन्स्टिट्यूशन से ले ली, कुछ चीजें हमने किसी देश के कॉन्स्टिट्यूशन से ले ली। हमने तो संविधान ऐसे ही बनाया था ना, हमने कोई अपना ये तो हमारे पास तो हमें तो संविधान बनाना था ना, तो हमने हमारे पास मौका था कि सबके जितने लोगों का संविधान बन चुके हम उनको स्टडी करें। कितना टाइम लगा था, वो सारा टाइम उनको स्टडी करने में तो लगा था, सबने विचार विमर्श किया था, है ना, याद है ना आपको, कल ही पढ़ा था संविधान के चैप्टर। और क्या पढ़ाना था इसमें, दो तीन चीजें और टॉपिक पढ़ा देते ना भारतीय संविधान। कैबिनेट सरकार का सिद्धांत और कार्यपालिका और विधायिका के संबंध का सिद्धांत ये कहां से, ब्रिटेन से, है ना। अब ये मैं ऐसे मुंह से बोल देती हूँ, जैसे कैबिनेट वाली बात है, कार्यपालिका, विधायिका, ये सारी चीजें कहां से ली गई, ये सारी हमारे ब्रिटेन से ली गई है, ठीक है। अब यहाँ पे इतना कुछ तो नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। नम्यता और अनम्यता, यही हो गया इसका मतलब कि जिसमें लचीला भी है और अनम्य। जैसे कि क्या है हमारा संविधान में क्या है, इसमें संशोधन हो जाते हैं, चेंजेस हो जाते हैं, अमेंडमेंट हो जाते हैं, है ना। हमारे संविधान में क्या होता है, अमेंडमेंट हो जाते हैं ना, चेंजेस होते रहते हैं। आपने सुना होगा कि कभी कोई सी धारा बढ़ जाती है ना, कभी किसी चीज को हटा भी दिया जाता है, तो ये सब क्या है, नम्यता की वजह से तो है ना कि आप उसे हटा पा रहे हो। और अनम्यता भी है, अनम्यता कैसे है, अमेरिका संविधान जैसे कि है, यहाँ पे क्या है, जिसमें संविधान गले में कुछ दिक्कत हो रही है, अनम्यता पढ़ गया हमने, ठीक है। संशोधन हो सकता है। अनम्यता में क्या है, अनम्यता में संशोधन करने के लिए ना कुछ विशेष प्रकार के कार्यों को करने की, विशेष प्रणाली अपनाने की जरूरत पड़ती है ना। तो ये क्या होता है कठोर, कि मतलब इनमें अगर करना है ना तो भाई ये जैसे कभी कभी हम पढ़ते हैं ना, ये चीज सरकारी है तो भाई इंसान डर जाता है कि सरकारी है, फंस गए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसमें छोड़ो तो इससे अच्छा प्राइवेट में कर लेते हैं इस चीज को, है ना। तो क्यों उसकी डिफिकल्टी लेवल की वजह से ऐसा करते हैं ना। तो जो अनम्य संविधान का मतलब यही है कि कुछ कुछ चीजें ऐसी है ना जहाँ पे संशोधन करने के लिए काफी विशेष प्रणाली अपनाई जानी पड़ती है। इसको अगर चाहे तो हम अच्छे से बड़े से बता देते हैं। जैसे अमेरिका संविधान है ना, लचीला कौन सा लचीला संविधान कौन सा होगा जिसमें कि संशोधन की प्रक्रिया आसानी से हो जाएगी, है ना, जैसे कि ब्रिटेन में होता है। अमेरिका क्या है, अमेरिका तो ये वाला हो गया, ठीक है, और ब्रिटेन ये वाला। अगर आप ऑप्शन दे दें, आपसे क्वेश्चन कर लें यूपीएससी कि इसमें से बताइए कि नम्यता, संविधान की नम्यता और अनम्यता को ध्यान में रखते हुए क्रमशः देशों के नाम बताओ, और बहुत सारे देश दे दे, जर्मनी दे दे, इटली दे दे, रशिया दे दे, है ना, और क्या दे दे, ठीक है। और उसमें एक ऑप्शन दे देगा आपका कि क्या कहते हैं, ब्रिटेन और अमेरिका, क्योंकि नम्यता और अनम्यता क्रमशः पूछ लिया तो पहले क्या होगा, जो नम्य वाला होगा ब्रिटेन और अमेरिका, तो जिस ऑप्शन में आपको ब्रिटेन और अमेरिका दिया होगा वही तो करोगे आप। तो इस हिसाब क्रमशः का मतलब क्या होता है, एक के बाद तुरंत, राम और श्याम क्रमशः है, एक और 2 नंबर पे बैठे, यानी कि राम के तुरंत बाद श्याम, तो आगे जो नंबर बताया जाए ना 1 और 2, तो राम के बाद श्याम है तो 1 और 2, यानी कि एक राम दूसरा श्याम, ठीक है। क्रमशः मतलब लगातार, तुरंत, हाँ, एकात्मकता की ओर झुकाव है। ज्यादातर हमारा क्या है, एकात्मकता ही है ना। एकात्मकता पहली बात तो एकल नागरिकता हो जाए, ये भी तो एकात्मकता की है, और हो रहा है हमारा छोटा छोटा, ज्यादा तो नहीं लिख रहे हैं। नागरिकता मैंने क्या लिखा है, नागरिकता, एक का एक्स्ट्रा हो गया।
संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकालीन प्रावधान, ये सब क्या है? ये एकात्मकता ही तो है। और फिर ये क्या है? संघीय व्यवस्था भी है। इन दोनों में समन्वय है, एकात्मकता और संघीय व्यवस्था, यानी कि मतलब एकात्मकता है, यहाँ पे एकल नागरिकता है, न्यायपालिका है, एकीकृत न्यायपालिका है, लेकिन कहीं ना कहीं संघीय व्यवस्था की ओर झुकाव भी है। ठीक है, ऐसा नहीं मान सकते हो कि इसके आगे आप कुछ है ही नहीं, संघीय व्यवस्था की ओर झुकाव भी है। कैसे? सबसे बड़ी बात तो हमारी यही है कि भारत को क्या बोला गया है? जो भारत है वो क्या है? राज्यों का संघ है ना, ये तो बोला गया है। वैसे तो संविधान में ना कहीं पे भी संघ के लिए कुछ मतलब संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, कि मतलब जैसे बाकी जो हमारी प्रस्तावना है आपने पढ़ी होगी, प्रस्तावना तो हर किसी ने पढ़ी है, हालांकि संविधान पढ़ना तो सबके बस की बात नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन प्रस्तावना तो सबने पढ़ी। क्या संघ शब्द का ना कहीं भी हमारे संविधान में प्रयोग हुआ ही नहीं, लेकिन अनुच्छेद 1 में ना भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में किया गया है। वैसे तो संघ का संघीय व्यवस्था है, संघ का कोई प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन जो अनुच्छेद 1 था ना, अभी भी है, उसमें क्या बोला गया? भारत को, भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, भारत राज्यों का, जिसको दिखना रहा हो बोलने से लिखने, संघ है ना। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। देखो एक है फेडरलिज्म, है ना, वो भी संघ है, यूनियन इज ऑल्सो संघ। तो हम जो संघ अपनाते हैं वो क्या है? यूनियन वाला संघ है। ठीक है, कभी कंफ्यूज मत होना, हमारा है देश यूनियन वाला संघ। ठीक, तो क्या हुआ? वैसे तो यही बात होगी, एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका वगैरह वगैरह सब चीज होने की वजह से एकात्मकता है, लेकिन संघीय व्यवस्था की ओर झुकाव है, जबकि संघीय व्यवस्था का, संघ का शब्द हमारे संविधान में नहीं किया गया है। लेकिन जो अनुच्छेद 1 है ना, उसमें हमारे भारत देश को राज्यों का संघ बोला गया है। ठीक है, मतलब ये नहीं कि भारत देश सिर्फ भारत है, वो राज्यों का संघ है, सारे राज्य मिलकर उस भारत देश को बना रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, सरकार का संसदीय रूप है। सभी को पता है कि सरकार में हमारे संसदीय रूप है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, है ना। इनके बिना तो संसद अधूरी है। जैसे गाना गाते हैं, बिन तेरे जिंदगी अधूरी, बिन तेरे इनके, बिन इनके संसद अधूरी। ठीक है, सरकार का संसदीय रूप। नेक्स्ट टॉपिक, इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए क्या, कि वास्तविक व नाममात्र की कार्यपालिका की उपस्थिति होती है यहाँ पे, है ना। बहुमत दलों वाले दलों की सत्ता होती है एक तरह से, है ना। जो यहाँ पे जो संसद में होती है, सरकार किसकी होती है? जो बहुमत लेके आया होता है ना, 50% से अबव वोट जो लेके आया होता है। अब ये सुनो क्या होता है हमारे देश में, जैसे 100% वोट है, मान लो 100 वोट है, टोटल वोट 100 हो गए, हमें चाहिए 51%। ठीक है, अब यहाँ पे तो हमारे 1 2 4 5 7 इतनी पार्टीज हैं, किसी ने 30% ले लिया, किसी ने 20, किसी ने 10, किसी ने 2, किसी ने 5, किसी ने 4, तो 51% ला कौन रहा है भाई? 51% एग्जैक्टली कोई नहीं ला पाता है। ठीक है, क्या होता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा लाया है ना, सबसे, क्योंकि देखो इतने तो लोग जब सब ला रहे हैं ना, बहुत, दो पार्टी होगी तो ये एक जो 50% से अब लाएगा वो बन जाएगा, है ना। तो दो में तो कर सकते हैं कि एक 49 लाए, एक 51 लिया, एक 48 लाए, 52 लिया, ऐसे भी जरूरी नहीं कि 49 51 वाला ही चले। लेकिन जब कई लोग हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा सब में तो बढ़ गया भाई। हमारे यहाँ तो पता है बहुदल है, बहुत सारे दल हैं जो वोट के लिए खड़े होते हैं, जो चुनाव के लिए खड़े होते हैं। तभी क्या होता है, हमारे क्या होता है, जो दो पार्टियां बन जाती हैं, क्या बोलते हैं उनको, जो दो पार्टियां आपस में मिलकर गठबंधन की सरकार बन जाती है ना, जब ये वोट कम पड़ जाते हैं तो क्या होता है, गठबंधन की सरकार बनाई जाती है ना। और वैसे क्या होता है, यहाँ पे कौन सा रंग पढ़ते हैं, इधर लिख दिया, तुम समझ तो जाओगे ना कि किसने लिखा है, कहीं तुम कंफ्यूज होने लग जाओगे कि किसने लिखा। रब कर दूं, इसको रब कर देता हूँ। नोट्स बनाने में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब रिवीजन करोगे तो आपका दिमाग ना इधर उधर नहीं घूमना चाहिए, बिल्कुल एकदम सटीक चलना चाहिए रिवीजन के समय।
बहुमत वाले दल की सत्ता होती है, ये तो समझ गए कि संसद में बहुमत वाले ही दल की सत्ता होगी। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व होता है। वहां पे देखो सदन में तो दोनों आते हैं ना, लोकसभा राज्यसभा दोनों के सदस्य आते हैं, तो वहां पे सत्ता उसकी किसकी चलती है? वहां पे या तो प्रधानमंत्री होगा या मुख्यमंत्री होगा, उन्हीं की तो चलेगी। नेतृत्व तो वही करेंगे ना। विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता होती है, ये भी ठीक है टॉपिक। नेक्स्ट ही पढ़ लेते हैं, इसमें क्या है ना, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय पढ़ लेते हैं। जो अमेरिका का संविधान है ना, वहां पे संविधान में विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान है। लिखा नहीं जाएगा यहाँ पे कहीं पे भी, मैं बोल देती हूँ ना, चलो नोट करो। लिखने के लिए इतना सारा लिखा भी नहीं जाएगा, बोल देती हूँ, लिख लो, ठीक है। जिस प्रकार भारतीय संसद प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली से भिन्न है, जिस प्रकार संसदीय प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली से भिन्न है, ठीक उसी प्रकार भारत में सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा शक्ति अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय से कम है। ठीक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका में अमेरिकी संविधान में विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान है। जबकि भारतीय संविधान में विधि द्वारा नियत प्रावधान है। ठीक है, भारतीय संविधान में विधि द्वारा नियत प्रावधान है। अमेरिका में कैसा है? विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान है ना, और भारत में विधि के द्वारा। ठीक है, इतना सा फर्क है खाली। ये क्या अनुच्छेद 1 के तहत तो मिला है हमको। अनुच्छेद 1 क्या है? जीवन का अधिकार है। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 1 बोल रहा हूं, अनुच्छेद 21 क्या है? जीवन का अधिकार है ना, इतना तो सबको पता होगा। सबके जीवन के अपने अधिकार हैं। अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार किसी के तहत है ना, इसी के तहत विधि द्वारा नियत प्रक्रिया। ठीक है। एक और जहां सर्वोच्च न्यायालय अपनी समीक्षा, चलो ये लिख लेते हैं। एक और जहां सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा की शिकायतों, कौन सी शिकायतों? कौन सी शिकायतों? शक्तियों के तहत संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित करता है। असंवैधानिक घोषित कर सकता है या करता है। वहीं दूसरी ओर संसद
संसद अपनी संसद अपनी संवैधानिक शक्तियों के बल पर संविधान के बड़े भाग को संशोधित कर सकती है। संविधान के बड़े भाग को संशोधित कर सकती है ना। हमारे यहाँ संविधान में संशोधन है ना, संशोधन का नियम है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़े। कौन सा पढ़ लिया हमने? अच्छा, एकीकृत एवं स्वतंत्र, ये वाला बात क्या है ना, सहकारी समिति का लास्ट में एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। जाहिर सी बात है, सभी जानते हो कि न्यायालयों का एकल तंत्र है ना। हमारे देखो उनके यहाँ क्या होता है, अमेरिका में संघीय कानूनों को संघीय न्यायपालिका और राज्य के कानूनों को राज्य की न्यायपालिका, है ना। अमेरिका में यही है कि संघीय कानूनों को संघीय न्यायपालिका, राज्य कानूनों के लिए राज्य की न्यायपालिका। हमारे यहाँ क्या है, एकल न्यायपालिका। अब तुम बोलोगे हमारे यहाँ तो हाई कोर्ट भी होता है तो एक ही न्यायपालिका ना, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तो नहीं है ना, कि संघ के लोगों के लिए अलग, वो तो लेवल पे बना दिया है कि अगर ठीक है अपील के लिए बाकी न्यायालय, तो वैसे तो जनरली क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, कोई भी मैटर हुआ आप वहां जाते हो। अगर वहां पे आपको दिक्कत लगती है तब आप अपील करते हो, तब आप हाई कोर्ट जाते हो। अगर हाई कोर्ट में भी जो डिसीजन है आप वहां से भी सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे, है ना। ये तो इसलिए बनाया गया, जैसे क्या है हमारे एकल न्यायपालिका है, लेकिन अमेरिका में क्या है, संघ के लिए संघीय न्यायपालिका, राज्य के लिए राज्य न्यायपालिका। ठीक है, तो एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र भी है न्यायपालिका में किसी का हस्तक्षेप नहीं हो सकता है, वो अपने डिसीजन किसी के कहने से नहीं बदल सकता, ना इसको कोई दबाव बनाया जा सकता, नहीं कोई प्रेशर बनाया जा सकता है। मौलिक अधिकार, भारत देश में हमारे कुछ मौलिक अधिकार हैं, जो कि अभी 6 मौलिक अधिकार है ना। अभी मौलिक कर्तव्यों की बात पढ़ेंगे, ध्यान में ला देते हैं कि आपके कुछ कर्तव्य भी है। चलो जो बताएगा आंसर, अभी नहीं लिख रही मैं, खुद बता रहा हूं। ठीक है, मौलिक अधिकार है ना, कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार, है ना, और संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत। अब इसको अभी ना अच्छे से लिखवाएंगे, अभी यहाँ पे इस वाले को ना अलग से लिखवाएंगे, याद दिलाना। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है, इसको बताएंगे कि इसमें कौन कौन से अधिकार और किस किस अनुच्छेद में आते हैं, ये वाली चीज अच्छे से डिटेल में लिखवाऊंगी। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ना, अब जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ना, इसको डॉक्टर बी अम्बेडकर ने ना, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की विशेषता बोला था। किसने बोला था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने डीपीएसपी को क्या बोला था? संविधान की विशेषता। कैसे? इसका संविधान के चौथे भाग में है वर्णन, जो भी इसके बारे में बात की गई है ना संविधान के, वो कहाँ की गई है? संविधान के चौथे भाग में। ठीक है, चौथे भाग में किसकी बात है? डीपीएसपी की, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात की गई है संविधान के चौथे भाग में, और इसको 3 वर्गों में बांट दिया गया है। ठीक है, देखो इसको 3 वर्गों में बांट दिया गया है, समाजवादी, उदारवादी और गांधीवादी। ठीक है, डीपीएसपी का राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का पहली बात तो संविधान के चौथे भाग में उसकी बात की गई है, उसका प्रयोग किया गया है। दूसरा, इसे 3 वर्गों में भी बांट दिया गया है, 3 वर्गों में, समाजवादी, उदारवादी और गांधीवादी। ठीक है, 3 वर्गों में बांट दिया आपने। इसके बारे में तो पढ़ाने के लिए काफी चीजें हैं,
लेकिन इतना याद रखो, उसको इसको डिटेल्ड पढ़ने के लिए तो फिर इसको भी पढ़ेंगे अलग से, है ना, तभी पढ़ पाएंगे। यहाँ पे तो कितना ही लिखूंगी मैं इसके बाद में एक्सप्लेन करके, ठीक है। डिटेल पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार पढ़ लेते हैं दोस्तों। मौलिक कर्तव्य ये कैसे आया था? मौलिक कर्तव्य की थोड़ी सी बात पढ़ लेते हैं। मौलिक कर्तव्य जो है ना, यहाँ पे थोड़ा सा तो लिखना ही पड़ेगा, इसके बारे में लिख लेते हैं, है ना। कैसे आया था? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे आया था ना, हम लिखते हैं स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आया था। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आया था। कब आया था? 1976 के 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से दिलाया गया था। 1976 में 42वें संविधान संशोधन से लाया गया था, ठीक है। उस टाइम था क्या वैसे? इस टाइम क्या था? 1975 वाला ना आपातकाल चल रहा था, इंदिरा गांधी जी के समय वाला, तभी लाया गया था ये, तभी सिफारिश की गई थी। मौलिक कर्तव्यों का स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 जब 42वें संशोधन के तहत 1975 और 77 वाला एक टाइम था जो आपातकाल चल रहा था ना, इंदिरा गांधी जी के समय का, उसका समय ही ये तो मेरा रटा गया आपातकाल 1975 वाला। तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत ये मौलिक कर्तव्य लाया गया था स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा, ठीक है। उनकी सिफारिश की गई थी, उन्होंने सिफारिश की थी और सिफारिश मान ली गई थी, तो ये आ गया। 2002 के 46वें संविधान संशोधन ने एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया था। कहाँ लिखें इसको? 2002 में ना एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया था। अभी कितने मौलिक कर्तव्य हैं हमारे? 11 ना। एक और मौलिक कर्तव्य जुड़ गया 2002 में। ये तो मैंने बताया कि 4A का चेंज बताया कि 4A में, है ना, अनुच्छेद 4A में, अनुच्छेद 4A में नहीं, सॉरी, भाग 4A में, भाग एक और तो भाग संविधान है ना, भाग A में, और अनुच्छेद कौन सा था? अनुच्छेद 51 का पूछा था ना, भाग A अनुच्छेद 51 का A था। बार बार शोर आ रहा है इसलिए ना मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन आ रहा है। डिस्ट्रैक्शन नहीं मतलब मेरी वॉल्यूम कम पड़ रही है बहुत ज्यादा, मुझे गुस्सा आ रहा है बाहर इतना शोर देख के। 2002 में एक और मौलिक, मतलब मुझे ऐसा लगता है लोग इतना डिस्टर्ब कर लेते हैं ना, लोगों को इरिटेट हो जाती है, मतलब बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस से बहुत दिक्कत है मुझे। 2002 में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था जो कि भाग 4A में था, भाग 4A में, और 51 का 51A अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया था इसको, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं? इसके तहत प्रत्येक भारतीय को एक कर्तव्य होगा कि संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। अपने अपने कर्तव्य भी बता दिए जाएं क्या? इसको तो ऐसे बता देते बिना लिखे। लेकिन क्या बोला गया था कि जो नागरिक है भारत देश का वो क्या करेगा? अपने झंडे की, अपने तिरंगे की इज्जत करेगा, राष्ट्रगान की इज्जत करेगा, राष्ट्रध्वज की इज्जत करेगा, है ना, ऐसी कुछ चीजें तो बताई गई थी। राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता को कभी भी नष्ट नहीं करेगा, उसकी रक्षा करेगा, है ना, हमारी मिश्रित संस्कृति धरोहर को हमेशा संभाल के रखेगा। ऐसी कुछ चीजें बताई गई थी बेसिकली जो देश के हित के लिए थी, वो सारे भारत देश जो एक हर बंदे को करना चाहिए, जो भारत देश में रहने वाले हर व्यक्ति को करना चाहिए, जो हमारे कर्तव्य हैं। संविधान को नहीं भी बताने की जरूरत थी तो हम खुद करते, लेकिन संविधान ने खुद बता दिया कि भाई तुम्हें ऐसा करना है, ऑब्वियसली हमें ऐसा करना चाहिए और हम करते भी हैं। संस्कृति की भी रक्षा करनी है। बोलते हैं ना, हमने कई बार सुना है कि
राइट्स एंड ड्यूटीज आर बोथ द साइड्स ऑफ अ सिंगल कॉइन, है ना, एक सिक्के के दो पहलू हैं, अधिकार और कर्तव्य। और होना भी चाहिए, जहाँ आप अधिकार ले रहे हो तो आपके कुछ कर्तव्य भी तो होंगे ना, जब कर्तव्य भी निभाते हो तो आप अधिकार लेते हो, उसी तरह अगर अधिकार हैं तो भाई कर्तव्य भी तो निभाने पड़ेंगे कुछ, ठीक है। पर ये है, जिसमें एक बात बता दूं आपको क्लियरली कि जितने हक से ना आपको मौलिक अधिकार मिले हुए हैं ना, आप इसके लिए कोर्ट जा सकते हो, आपके मौलिक अधिकारों का हनन होती है, कोर्ट पहुंच जाओगे। पर कर्तव्यों में ऐसा कुछ नहीं है, एक तो डीपीएसपी और एक मौलिक कर्तव्य, इनका संविधान में करे ऐसा वर्णन नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने से तो इसके लिए आपको बहुत पनिशमेंट मिल सकती है मौलिक अधिकारों के तहत, अगर किसी के मौलिक अधिकारों का वो हो रहा है, हनन हो रहा है तो कोर्ट जाए। पर इसके लिए मौलिक अधिकारों के लिए ऐसे नहीं है, बोला गया है ऐसा कि तुम्हें ऐसा ऐसा करना चाहिए, पर ऐसा कुछ इसके लिए स्ट्रिक्ट कानून नहीं बनाया गया है कि आपको इस पर फांसी दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। फिर क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत ने किसी भी धर्म को नहीं अपनाया है, किसी भी धर्म को नहीं अपनाया, ठीक है। Are you getting my point? कि भारत देश ने कहा हम भारतीय हैं, एक नागरिकता है तो हम भारतवासी हैं, पर कहीं पे भी कोई ये नहीं है कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं जैन हूँ, ये चलेगा। भारत देश के है सभी अपने अपने धर्मों को मानते, उनका यही है कि भाई सब अपने अपने धर्म को मानो। भारत देश धर्मनिरपेक्ष है, जिसको जिसको कोई किसी के ना धर्म में डिस्टर्बेंस नहीं करेगा, क्योंकि भारत देश क्या है, वो खुद तो धर्मनिरपेक्ष है। अगर तुम लोग कोई धर्म निभा रहे हो, मान रहे हो तो मानो, उसमें तुम्हें वो कोई दखलंदाजी नहीं करेगा। एग्जैक्ट वर्ड ये था, दखलंदाजी नहीं की जाएगी, धर्मनिरपेक्ष राज्य भारत, ठीक है। सार्वभौमिक मताधिकार है, ठीक है। हमारे यहाँ 18 साल के बाद वोट करने का अधिकार है लड़कियों को, लड़कों को और लड़कियों को दोनों को ही है वोट डालने को। इसको क्या है, सार्वभौमिक मताधिकार है ना, सार्वभौमिक मताधिकार है। ऐसा तो नहीं कुछ कि कोई और क्राइटेरिया दे रखा है कि आप गोरे हो, आप लंबे हो, आप छोटे हो, पतले हो, आपकी सरकारी नौकरी, आप इतना पैसा कमाते हो, आप इस कास्ट के हो, ये सारी चीजें तो नहीं है ना। सिर्फ क्या है, एज, कि अगर आप 18 साल के हो गए हो then you can cast your vote, for whom you like, you want, you can vote, you can cast your vote just after completing your age of 18 years, ठीक है। आपातकालीन प्रावधान, अब क्या है, राष्ट्रपति शासन। आपातकालीन का मतलब है राष्ट्रपति शासन। आपातकालीन जब भी लागू होगा तो वहां पे किसका शासन होगा, प्रधानमंत्री का नहीं होगा, मुख्यमंत्री का नहीं होगा, सिर्फ राष्ट्र, पूरे देश में चाहे वो स्टेट लेवल पे हो चाहे सेंट्रल लेवल पे हो, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति का शासन होगा। अब ये कई प्रकार के हो सकते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल हो सकता है, राज्य में आपातकाल हो सकता है, या फिर वित्तीय आपातकाल हो सकता है। 3 टाइप्स के होते हैं आपातकाल। एक तो राष्ट्रीय आपातकाल हो जाएगा जो पूरे देश में लागू होगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं, कितने अभी तक कितने राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुके हैं। 2023 चल रहा है, अभी तक कितने राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुके हैं, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल, ठीक है। 3 टाइप के आपातकाल है यहाँ पे, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग आपातकाल है। अब इनकी रीजन भी क्या क्या होते हैं, किसी ने युद्ध कर लिया हो, किसी ने हमला कर दिया हो हमारे देश में, है ना, ऐसे सिचुएशन में भी आपातकाल लगाया जा सकता है जब सिर्फ राष्ट्रपति का शासन लगेगा। राज्यों में भी आपातकाल होते हैं, इनके अनुच्छेद पढ़ लेते हैं, चलो ठीक है। युद्ध आक्रमण 352 है ना, यहीं पे लिख देती हूँ, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में इसके बारे में है। अनुच्छेद 352 पढ़ लेना अच्छे से तो समझ आ जाएगा कि इसमें क्या क्या चीजें कही गई हैं। अनुच्छेद पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे, ये अनुच्छेद भी तो पढ़ेंगे सारे के सारे। आफ्टर कंप्लीटिंग इंडियन पॉलिटी के सारे चैप्टर हम क्या कर लेंगे, वित्तीय आपातकाल 360, ये क्या है, अनुच्छेद है, ठीक है। राज्य आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। राज्य आपातकाल लगेगा अनुच्छेद 352 के तहत, राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा अनुच्छेद 352 के तहत।
राज्य आपातकाल लगेगा 365 के तहत, वित्तीय आपातकाल लगेगा 360 के तहत। ठीक है, सीक्वेंस क्या है वाइज याद करते तो अनुच्छेद में थोड़े से ऊपर नीचे हो रहे हैं। 356 365 360 ऐसे हो जाता है ना, 356 360 365 तो थोड़ी इजी पड़ जाता है याद करने में ना। फिर तुम ऐसे याद करना पड़ेगा राष्ट्रीय, वित्तीय और राज्य। फिर तुम अपने आप से वो बढ़ा के अपने आप थोड़ा सा सोच पाओगे 352 356 360 365, बट ऐसा है। चलो कोई कर लो ऐसे। त्रिस्तरीय सरकार, अच्छा स्वतंत्र निकाय की तो एक टॉपिक। अभी स्वतंत्र निकाय, एकल नागरिकता के बात हमने कई बार कर लिया है ना। इसमें अनुच्छेद 356 का क्या रोल है? राज्यों में संवैधानिक तंत्र की असफलता, अनुच्छेद 26 या केंद्र निर्देशों का अनुपालन करने में असफलता 365। इसमें 356 भी ऐड कर सकते हो 365 वाले में, दो अनुच्छेदों के तहत लग सकता है ये, 356 भी आ सकता है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, तीन आपातकाल क्लियर है। आपातकाल मतलब राष्ट्रपति को घोषणा कर देगा कि अब से आप राष्ट्रपति शासन लगेगा, इसमें राष्ट्रपति का शासन हो जाएगा, ना मुख्यमंत्री ना प्रधानमंत्री। ठीक है, ये है आपातकाल। आपातकाल तीन प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। ठीक है, कि पूरे देश में आपातकाल लग जाए, ठीक है, या फिर राज्य में आपातकाल लग जाए, या फिर वित्तीय यानी कि आपके पैसे की कोई भारत देश में पैसे की कमी हो जाती है ना, फाइनेंशियल कमी इश्यूज आ जाते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, वित्तीय आपातकाल लग जाएगा। तीन तरह के आपातकाल की बात हो गई यहाँ पे। ये क्यों होते हैं? या तो किसी देश ने आक्रमण कर दिया हो हमारे देश पर, युद्ध हो गया हो, है ना, या फिर किसी जैसे कि वो क्या बोलते हैं उसको, घुसपैठिया, जो हमारे देश की कोई खुफिया बातें ले जाके बाहर बता दे, है ना, फिर क्या होगा, उन लोगों को पता चल जाएगा और हम पे आक्रमण कर सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में भी क्या होता है, आपातकाल लग जाता है। किसी ने आक्रमण कर दिया ना, तो आपातकाल हो गया। युद्ध हो रहा है, ऑफिशियली युद्ध की घोषणा हो चुकी है, ऐसे में भी आपातकाल लग जाता है। तो ये कुछ सिचुएशंस हैं जिसमें कि आपातकाल लगाया जा सकता है। एकल नागरिकता तो पढ़ी ली है कि भारत में सिर्फ एक नागरिकता है भारतीय होने की। ऐसा नहीं है कि राज्य स्तर पर आपको अलग नागरिकता मिल रही है और भारत देश में अलग नागरिकता मिल रही है ना, कि अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपको उत्तर प्रदेश की भी नागरिकता मिल रही है और प्लस भारत देश के निवासी हो तो भारत की भी नागरिकता मिल रही है। ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक ही नागरिकता है। और कौन सा बचा? स्वतंत्र निकाय, ये नहीं पढ़ा। तो हमने बात करी थी कि मौलिक अधिकार को हम अच्छे से पढ़ लेंगे, है ना, क्योंकि तो हम पढ़ते हैं समानता का अधिकार। अभी हमारे दो और टॉपिक रह गए हैं ना, स्वतंत्र निकाय और त्रिस्तरीय वाली। समानता का अधिकार वो भी पढ़ेंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं। समानता का अधिकार, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अधिकारों की जानकारी तो अच्छी होगी आप लोगों को, ठीक है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी है ना, धार्मिक स्वतंत्रता का भी तो अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का भी तो हमें अधिकार है। अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। और एक बचा है हमारा वैसा, समानता हो गया, स्वतंत्रता हो गया, धार्मिक हो गया, सांस्कृतिक और शिक्षा का भी अधिकार है ना, शिक्षा का भी अधिकार है। सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार। अच्छा, आपको पता है एक सवाल आया था यूपीएससी एग्जाम में, मुझे ईयर याद नहीं है, उसमें पूछा था कि आर्थिक सुरक्षा का अधिकार क्या हमारा मौलिक अधिकार है? तो जिन्होंने क्लियरली नहीं पढ़ा था ना, उन्होंने आंसर गलत कर दिया कि जी हाँ है, जबकि आर्थिक सुरक्षा की बात नहीं की गई हमारे मौलिक अधिकारों में, ठीक है। इवन आर्थिक सुरक्षा की शायद बात भी नहीं की गई थी संविधान में, बाद में इसे ऐड जरूर किया गया है, ऐसा कुछ है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, टाइम हो गया थोड़ा इस बात को पढ़े हुए मुझे संविधान में, कि शायद इसमें संविधान में बात नहीं की गई थी, बाद में इसको ऐड किया गया है। मतलब प्रस्तावना में नहीं बात है इसकी, प्रस्तावना में आर्थिक
सुरक्षा की बात नहीं की गई, संविधान में है इसका कहीं जिक्र, पर ये फिर भी मौलिक अधिकारों में नहीं आता है। मौलिक अधिकार हमारा समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार। ये हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं टोटल, ठीक है, 6 मौलिक अधिकार हैं। कर्तव्य कितने हैं? 11। अच्छा अब चलो इनके अनुच्छेद लिख देते हैं, है ना, कि ये कौन कौन से अनुच्छेद के तहत आते हैं। ये तो 14 से 18 के तहत आ जाता है ना। जो समानता का अधिकार है 14 से 18 आता है ना, ये 19 से 22 आ जाता है हमारा। स्वतंत्रता का अधिकार कब आता है? 19 से 22 आ जाता है ना। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। रट लेना इसको, दिमाग में ऐसा बैठ जाए ना कि कतई भूल होना कभी। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, ठीक है। स्वतंत्रता, समानता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, ऐसे करके एकदम दिमाग में बिठा लेना। अभी के अभी याद करेंगे इसको, बिना याद करे नहीं समझेंगे इसको, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। समानता, 6 मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत, अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, ठीक है। तो ऐसा रहेगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आप देखो सीक्वेंस वाइज अगर आपको याद करना है तो आप इसको थोड़ा सा इसको ऊपर कर देना इस जगह पे, और इसको नीचे कर देना इस जगह पे, तो आपको सीक्वेंस है अनुच्छेद जैसे 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24, 25 से 28, 29 से 30 ऐसे हो जाएंगे। आपको मेरा सीक्वेंस मैंने गलत ऊपर नीचे लिख दिया, इसमें गलत तो क्या है, लेकिन आपको अनुच्छेद याद, क्योंकि आपको अभी अनुच्छेद याद नहीं हो तो याद करने के तरीके के लिए बताया, मतलब याद जिसको होंगे उसको तो कोई दिक्कत नहीं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, सांस्कृतिक सेवा शिक्षा का अधिकार 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत 32, सीधे 14 से 18, 18 से 22, है ना, 23 24 ऐसे करके हो जाएगा इजी। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत, ठीक है। ऐसे सीक्वेंस से मेरे को तो ऐसे ही याद है, ठीक है। फिर 14 से 18, 19 से 22 ऐसे करके ये याद करो, 23 ये हो गया। अब मैं 2 टॉपिक बच गए थे, तो इससे कौन कौन से बचे हैं? एकल नागरिकता पढ़ लिया था, आपातकालीन स्वतंत्र निकाय, त्रिस्तरीय सरकार और सहकारी समितियां, है ना, ये 3 पढ़ लेते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। स्वतंत्र निकाय हमारा मौलिक अधिकार हो गए थे, है ना। अब बचा था हमारा 2 टॉपिक, स्वतंत्र निकाय और त्रिस्तरीय सरकार और सहकारी समिति। चलो ठीक है, स्वतंत्र निकाय पढ़ाते हैं। देखिए, संसद तथा राज्यसभाओं, संसद के लिए, राज्यसभा के लिए, राष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव ये कौन कराता है? हमारे यहाँ चुनाव कौन कराता है? निर्वाचन आयोग कराता है। तो ये बनाया गया था, निर्वाचन आयोग सोच के बनाया। देखो, जब किसी चीज की इन्वेंशन क्या था, एक चीज है ना, एक बात है कि इन्वेंशन कुछ है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा क्या है वो, कि नीड्स की वजह से तो इन्वेंशन हुए हैं भाई। फ्रिज आया, जरूरत पड़ी जब चीजों को कि चीजें हमारी खराब ना हो, ठंडी हो जाए ना, तो ऐसे करके नीड्स आर द सोर्स ऑफ इन्वेंशन, ऐसा करके कुछ बनना चाहिए मेरे ख्याल में, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। नीड्स आर द सोर्स ऑफ इन्वेंशन, इट कैन बी। हाँ, तो क्या हुआ कि संसद, राज्यसभा या फिर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनके चुनाव होते हैं ना, तो इनके चुनाव स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो, मतलब ना कोई चीटिंग हो, ना कोई बेईमानी हो, ना कोई धांधलेबाजी हो, ना कोई रिश्वतखोरी हो, इन सब के बिना चुनाव हो जाए, ठीक है। ऐसे तो क्या होगा, अगर प्रधानमंत्री मतलब मंत्रियों को चुनाव कराना हो तो क्या होगा भाई, इतना पैसा होता है, जाएंगे पैसा, किसी को पैसे से कर लेंगे कि चुनाव हमें जिता दो, किसी को किसी तरीके से, किसी को, तो क्या इसके लिए कोई होना चाहिए ना जो उन पे नजर रखे कि भाई चुनाव निष्पक्ष हो रहे हैं, चुनाव स्वतंत्र हो रहे हैं, चुनाव ठीक से हो रहे हैं, इसमें कोई धांधलेबाजी तो नहीं हो रही, इसमें कोई बेईमानी तो नहीं हो रही, इसमें कोई रिश्वतखोरी तो नहीं हो रही, इसमें कोई धमकियों से तो वोट नहीं ले रहा है। इसके लिए, इन सब का ध्यान रखने के लिए, इन सब चीजों पर नजर रखने के लिए एक निर्वाचन आयोग का गठन किया गया,
ठीक है। संसद तथा राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की। ये स्वतंत्र निकाय में क्या क्या चीजें आती है इसके लिए, ये बिल्कुल स्वतंत्र है, निर्वाचन आयोग बिल्कुल स्वतंत्र है, इसमें किसी का कुछ नहीं बस चलता है, ठीक है। तो कौन कौन से स्वतंत्र निकाय इसके बारे में पढ़ते हैं। भारत का नियंत्रक और महालेखाकार, ये क्या करते हैं, ये भारत देश की जनता का ना पैसे का ध्यान रखते हैं, भारत की जनता का पैसे का, जो हम बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, हम बैंक दे रहे हैं, तो उस सब का ये ध्यान रखते हैं कि सरकार, जो जनता का पैसा आ रहा है, पैसा सुरक्षित है या नहीं है, सरकार को किस पे कितना ब्याज देना पड़ रहा है, ये सब मतलब पैसे से जुड़ा हुआ जो भी होता है ना, महालेखाकार है ना, भारत के नियंत्रक, कंट्रोलर, तो इनका काम पैसे से रिलेटेड होता है, वो जनता के, भारत देश की जनता के, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग, आपका यूपीएससी, अखिल भारतीय आयोग, ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज और यूपीएससी, ये क्या कराते हैं, ये एग्जामिनेशन जो हो ना, जो आप एग्जाम्स दोगे यूपीएससी का, ये कौन कराता है, आईएएस का एग्जाम देते हो बेसिकली, कंडक्ट कौन कराता है, यूपीएससी तो कंडक्ट कराती है। तो यूपीएससी का काम और ये इंडियन ऑल इंडिया सर्विसेज, ये सब एग्जाम कंडक्ट कराती है। और एक और काम करती है, कभी जरूरत पड़ती है ना तो राष्ट्रपति को ये सलाह भी देती है। अच्छा, आपको पता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ये जो आईएएस वगैरह होते हैं, ये भी इसका एक हिस्सा होते हैं, है ना, ये भी इनका हिस्सा माने जाते हैं। किसका, ये जो राष्ट्रपति, राजनीति होती है ना, मतलब जो ये राजनीतिज्ञ होते हैं, संसद और ये सब चीजें, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनका ये एक हिस्सा माने जाते हैं आईएएस ऑफिसर्स भी। तो ये क्या है, एक तो इन्होंने एग्जाम कंडक्ट कराया, एक काम इनका ये एग्जाम्स कंडक्ट कराना यूपीएससी का, है ना, और अखिल भारतीय सेवा का। दूसरा काम क्या है कि राष्ट्रपति को जरूरत पड़ने पे ये सलाह भी देते हैं, ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग, जैसे आपका हो गया यूपीपीसीएस, अब जो राज्य बिहार पीसीएस, बीपीपीसीएस, है ना, हरियाणा पीसीएस, एमपीपीसीएस, तो ये सब क्या है, ये राज्य लोक सेवा आयोग कराते हैं एग्जाम्स, है ना। ये वाले एग्जाम्स कौन कराते हैं, आप में से कोई है जो यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन कर रहा है ना, यहाँ पे यूपीपीसीएस वाले भी। तो यूपीपीसीएस क्या है, ये राज्य लोक सेवा आयोग, है ना, क्योंकि ये स्टेट लेवल पे होगी, ठीक है। अब पढ़ते, ये हो गई, ये स्वतंत्र निकाय है, ये बिल्कुल स्वतंत्र है, ये बिल्कुल स्वतंत्र है, ये बिल्कुल स्वतंत्र है, ये बिल्कुल निर्वाचन आयोग भी बिल्कुल स्वतंत्र, ठीक है। दैट्स इट। त्रिस्तरीय निकाय, त्रिस्तरीय निकाय 1992 में ना तीसरा और 73वां और 74वां संशोधन लाया गया था, जिसमें ये बात की गई थी कि 3 स्तरीय सरकारें होंगी। बेसिकली पंचायती स्तर पर, पंचायत लेवल की सरकार तीसरी ऐड की गई थी, ठीक है। तो 73वां और 74वां संशोधन हुआ था, देखना क्या था इसमें, क्या किया गया था, इस 9वां भाग 9 ऐड किया गया था संविधान में, ठीक है। जो 9वां भाग है वो इस 1992 में 73 और 74 संशोधन के तहत लागू 11वीं अनुसूची, ठीक है। इसमें क्या गया, 11वीं अनुसूची और 9वां भाग ये ऐड हुआ था 1992 में 73 और 74 संशोधन के तहत, ठीक है। 73 संशोधन के तो 1992 में 9वां भाग ऐड हुआ था और 11वीं अनुसूची ऐड हुई थी, ठीक है। फिर क्या कहा गया था, इसमें पंचायतों को मान्यता दी गई थी संवैधानिक रूप से, ठीक है। पंचायतों को मान्यता दी गई थी कैसे, संवैधानिक रूप से। संवैधानिक रूप से, ठीक है। 1992 में 74वां संशोधन किया गया, उसमें 9वां ए भाग, 9 भाग तो यहाँ पे जोड़ दिया गया, 9th अमेंडमेंट, 73rd अमेंडमेंट, 9th भाग जोड़ा गया, ठीक है। अब 1992 में ही 74वां संशोधन, 1992 में 73 और 74 दोनों संशोधन हुआ है ना, 9वां भाग जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, पंचायतों को मान्यता दी गई। 1992 में 14वां संशोधन 9वां ए 19A, क्योंकि 19 पहले और 19A 11वीं अनुसूची जुड़ चुकी थी, 12वीं अनुसूची के तहत क्या हुआ, नगर पालिकाओं को मिल गई मान्यता। अब नगर शहरों की तो है, ये शहर की नगर पालिका शहर के लिए तो होती है, नगर शहर में होती है, नगर पालिका गांव में होती है, नगर पालिका कहाँ होती है, तो नगर पालिका को भी इसमें मान्यता दे दी गई, ठीक है। ये हो गया आपका त्रिस्तरीय सरकार की स्थापना, मतलब कैसे कैसे अब नेक्स्ट टॉपिक सहकारी समितियां। सहकारी समितियां, इज इट विजिबल और नॉट? यस इट इज। हाँ,
समितियां क्या हुआ 97वां अमेंडमेंट। अमेंडमेंट मींस संशोधन, राइट। ये कब हुआ? इट वाज डन इन 2011। इसमें इस संशोधन में ना 3 परिवर्तन कर दिए गए। क्या था? सहकारी समितियां 97वें संशोधन के तहत आई थी, इतना याद रखना, 97th अमेंडमेंट के तहत, जो कि कब हुआ था 2011 में। 3 परिवर्तन हुए इसमें। क्या? सहकारी समिति के गठन को मौलिक अधिकार, ठीक है, अनुच्छेद 29 के तहत मान्यता दी गई। राज्य का नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 43 को ऐड किया गया। ये ऐड हुए हैं अमेंडमेंट में, ये भी ऐड हुआ, ये भी ऐड हुआ। राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 43 पढ़ना ऐसा करके कुछ पढ़ा है ना भाई, मुझे सारा याद है का छोटा से लेके 11 से 11 तक। ओके, हाँ, भाग 11 बी भी जोड़ा गया। 11 बी 11 बी है ना, 11 नहीं 9 बी, इधर से देखना चाहिए मुझे, उधर से देखना। ये 9th बी है, ठीक है, 9th बी जोड़ा गया, जिसमें क्या कहा गया? सहकारी समितियां शीर्षक से अनुच्छेद 243 ZH, मुझे इसलिए पता चला क्योंकि मेरे को याद है ना, इसलिए मुझे पता है कि ये ZD है। 243 ZH, जब आपको याद हो जाएगा ना तो आपको भी देखते ही समझ आएगा कि ये ZD है। अनुच्छेद 243 ZH और 243 ZT तक अनुच्छेद देखो कितने कितने चले हैं ये। इसमें क्या? ये 9th बी जोड़ा गया था, जिसमें सहकारी समितियां शीर्षक से, ये वाले अनुच्छेद है, इन अनुच्छेदों में सहकारी समितियां शीर्षक से इसको जोड़ा गया है, ठीक है। बेसिकली इसमें 3 पॉइंट थे हमारे, क्लियर हो गए हैं? दोबारा करो। ये इसका मतलब है कि सहकारी समिति के गठन करने को, मानो सहकारी समिति के गठन को मौलिक अधिकार में शामिल कर दिया गया था, ठीक है। सहकारी समिति के गठन को मौलिक अधिकार में कैसे? अनुच्छेद 29 के तहत, ठीक है। सहकारी समिति के गठन को बेसिकली देखो, सहकारी समिति के गठन को मौलिक अधिकार बना दिया गया था, ठीक है, ये मान लो अनुच्छेद 29, एग्जैक्टली यही मतलब है इसका कि सहकारी समिति के गठन को मौलिक अधिकार 19 मान लिया गया था अनुच्छेद 29 के तहत, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक को अनुच्छेद 43 ठा के तहत, अनुच्छेद 43 ठा के तहत इसने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मतलब प्रोत्साहन दिया था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो थे उनको जोड़ा गया था सहकारी समितियों के प्रोत्साहन को देने के लिए, ठीक है। इस अनुच्छेद की क्या वैसे इनका काम यही था, जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 43 के तहत किया गया था, ये सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने के लिए किया गया था, ठीक है। सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, ब्लैक बोर्ड भर जाता है सब्जेक्ट ऐसा ना लिखना, तो कोशिश करते हैं कि कम लिखें, बट अगर ये भी नहीं बताएंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। क्लियरिटी तो होनी चाहिए ना, किस बाई चांस आपने इतना पढ़ा घर जाकर और आपको समझ ही नहीं आया, तो आपको पता होना चाहिए सहकारी समितियों को गठन किया गया था मौलिक अधिकार, अच्छा सेकंड में लिखा है ना ये वाला टॉपिक के। हाँ, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को अनुच्छेद 43 के तहत सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने के लिए जोड़ा गया था, हाँ? ये तो है ही जी कि 9th बी जोड़ा गया सहकारी समितियां शीर्षक से, ये जो 9th बी जोड़ा गया ये इसी नाम से जोड़ा गया ना, सहकारी समितियां शीर्षक से, और इसमें 243 ZH से लेके 243 ZT तक ये अनुच्छेद इसमें है, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गई। संविधान की प्रमुख विशेषताएं पढ़ रहे थे आज हम। वैसे तो ये हमने संविधान के निर्माण में भी काफी कुछ पढ़ लिया था, संविधान की विशेषताओं के बारे में, संविधान की कमियों के बारे में, है ना, बट आज हेडिंग टू हेडिंग पढ़ रहे हैं कल हमने, ठीक है। तो अभी संविधान की एक बात बता, विशेषताएं हो गई, तो क्या संविधान की सबने तारीफ ही करी थी? किसी ने संविधान की कोई आलोचना नहीं करी थी, संविधान को किसी ने बुरा नहीं बोला था, संविधान को किसी ने गलत नहीं बोला था, और बोला था तो क्या बोला था, ठीक है, बोला था ना, कल आलोचनाएं पढ़ी गई थी, कल हमने कल आलोचनाएं पढ़ी थी ना हमने, तो आज हेडिंग टू हेडिंग पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन के तहत पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इसको संविधान की आलोचना क्या ही कर दी थी, आलोचना
अभी विशेषताएं पढ़ रहे थे, अब पढ़ेंगे आलोचना। ठीक है, संविधान की प्रमुख विशेषताओं की आलोचना नहीं, संविधान की आलोचना है। ठीक है, ऐसे पढ़ लेना, मैंने लिख दिया। पहला क्या था, पहला सबसे बड़ा क्या बोल दिया गया था इसको, उधार का संविधान बोला था ना इसको, क्योंकि उन्होंने बहुत देशों से देखा था, उधार का संविधान बोल दिया था। इसमें ना हम प्रमुख विशेषताएं पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर का नाम ही है संविधान की प्रमुख विशेषताएं। कल जो हमने पढ़ी थी वो कई सारी थी, आज इंपॉर्टेंट बोल सकते हो, जो बहुत ज्यादा ऊपर लेवल, बहुत ज्यादा लोगों ने बोली, बहुत जिन पे बहुत ज्यादा बात हुई हो, या ज्यादा से ज्यादा लोगों ने जिन बातों को माना हो, तो उन्हें प्रमुख विशेषताएं बोल दी गई है ना। तो उधार का संविधान, एक और बात बोली थी, 1935 का कार्बन कॉपी बोल दिया था, 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी बोली थी इसको कई लोगों ने, अधिनियम की कार्बन कॉपी। ठीक है, कॉपी। अच्छा, इसमें ये भी तो बोला गया था कि वकील थे, कई सारे वकील थे उसमें, तो वकीलों को लगे भी कुछ बोला गया था ना कि ये सिर्फ वकीलों का क्या था, वकीलों के लिए कुछ था, वकीलों का वर्ग, वकील की प्रभुसत्ता, ऐसे कुछ बोला था, वकीलों का स्वर्ग, क्योंकि वहां पे लॉयर्स ज्यादा थे ना। अब ऑब्वियसली अगर कोई कानून बनाने जा रहा है तो ये तो सबको पता होगा, कानून की सबसे ज्यादा नॉलेज किसको होती है, वैसे तो ऑब्वियसली सबको होती है और होनी भी चाहिए, बट जितनी होता है ना कि जो जिसका विशेषज्ञ होता है, जैसे कि पीएचडी किसी ने कर लिया किसी सब्जेक्ट में, तो हम मानते हैं कि भाई वो उसका विशेषज्ञ है ना। किसी ने डॉक्टरी पढ़ ली है, किसी भी चीज की डॉक्टरी पढ़ ली है, अब एक बंदा सबकी तो नहीं पढ़ सकता है, किसी एक बॉडी पार्ट की पढ़ ली तो उसका स्पेशलिस्ट हो जाता है। तो ऑब्वियसली वकील लोगों ने कानून की ज्यादा पढ़ाई, उन्हें कानून का ही तो पता होता है ना कि अनुच्छेद कौन से में क्या लिखा है, किसके तहत तुम्हें कौन सी सजा हो जाएगी, किसके तहत तुम बरी हो जाओगे, है ना, किसके तहत तुम्हें पेनल्टी इतनी लगेगी, किस धारा के तहत, तो ये सब कुछ उनको पता होता है। तो वकीलों का तो संविधान बनाने में वकील ज्यादा जो लोग थे उस समय, ज्यादा से ज्यादा लोगों ने वकालत पढ़ी हुई थी, और संविधान में भी गए कुछ ऐसे लोग, तो लोगों ने ऐसे कटाक्ष कर दिया कि ये तो वकीलों का स्वर्ग था। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या कर सकते हैं हम, महाकाय आकार, है ना, जो जो याद आता रहेगा बताते रहना, महाकाय आकार, ये भी एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, इतने में नहीं हो पाएगा। महाकाय आकार है ना, गांधीवाद से दूर संविधान, क्योंकि गांधी जी इसमें शामिल नहीं थे ना, तो कुछ लोगों को इस बात का भी दुख था, गांधीवाद से दूर गांधी जी से दूर था ना संविधान, क्यों, क्योंकि गांधी जी थे नहीं इसमें संविधान में। मेरे मन में भी क्वेश्चन आता है कि गांधी जी संविधान सभा में सदस्य क्यों नहीं थे। एक और बात बोल दी थी कि इसमें गैर भारतीय लोग थे, गैर भारतीय या भारत विरोधी था, ये गैर भारतीय भारत विरोधी, भारत विरोधी। क्या मुझे पूछना चाहिए हाउस द जोश, हाँ, मेरी एनर्जी स्लो होती है, मुझे ऐसा लगता है तुम लोगों की भी स्लो हो जाती है। भाई मैं तो ऑफिस से आती हूँ दौड़ के, और ऑफिस से आते ही क्या कहते हैं यहाँ पे शोर और से मेरे को इरिटेशन होने लगती है, बट क्या करूँ, क्लास लंबी होती है, मैं भी नहीं कर सकती, मैं रात को 11 बजे स्टार्ट करूँ, 1 घंटे 2 घंटे में तो खत्म नहीं होगी है ना, तो आते ही लेनी पड़ती है। इस चक्कर में मैं नहीं चाहती कि ठंडी आ रही है ना कि आलस कर जाऊँ, एक ऐसा भी हो सकता है ना, लेट जाऊँ जाके वो करने लग जाऊँ तो आलस आ जाए, ऊपर से शोर इतना आता है इससे ना दिमाग खराब होता है थोड़ा सा, तो मेरा थोड़ी हो जाती है। हाउ इज द जोश महाकाव्य का, ठीक है, गांधीवाद से दूर, ये हो गया, गैर भारतीय वाला हो गया, वकीलों का स्वर्ग हो गया, बस और कितने लोग हैं, 6 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ठीक है। चलो इसको एक्सप्लेन किया जाता है, उधार का संविधान कैसे बोल दिया गया इसको, ये तो बहुत ऑब्वियस है कि हम लोगों ने ना कई देशों के संविधान से लिए थे, पता है, हमने पढ़ लिया, मुझे लग रहा है इसके बारे में ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने कई बार इस बात को पढ़ा है कि हमारा संविधान कई देशों का मिश्रित संविधान है ना, हमने बहुत सारे संविधान की स्टडीज की, हमने मतलब कि हमारे जो संविधान बना रहे थे उन लोगों ने, संविधान सभा में जो सदस्य थे उन लोगों ने,
बहुत सारे देशों के संविधान की स्टडीज की, फिर उसमें से जो उनको समझ आया, जो उनको अच्छा लगा कि भाई इस देश की ये चीज़ बहुत अच्छी है, इस हमारा संविधान में होना चाहिए, इससे हमारे देश के नागरिकों का हित होगा, इससे हमारा देश अच्छे से चल सकेगा, तो उन्होंने उसके हिसाब से उस चीज को अडॉप्ट कर लिया, अडॉप्टेड संविधान। तो लोगों ने इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये उधार का संविधान है, ठीक है। फिर कुछ लोगों ने इसे 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी भी बोल दी। इसमें सबसे बड़ी बात ना एन श्रीनिवासन ने कही, ये थोड़ा सा नाम लिख लेते हैं। एन श्रीनिवासन ने क्या कहा, एन श्रीनिवासन, ठीक है। एन श्रीनिवासन ने कहा था 1935 का, इसको 1935 का कार्बन कॉपी कही थी। इन्होंने कहा भारतीय संविधान भाषा और वस्तु दोनों ही तरह से 1935 के अधिनियम की नकल है, ठीक है। क्या बोला कि ये भाषा और वस्तु दोनों तरह से ही 1935 के अधिनियम की नकल है। उसी प्रकार सर आइवर जेनिंग्स ने कहा कि संविधान भारत सरकार अधिनियम 1935 से सीधे निकलता है, जहां से वास्तव में अधिकांश प्रावधानों के पाठ बिल्कुल उतार लिए गए हैं, ठीक है। नाम लिखवा देता हूं किस किसने आलोचना करी है। सर आइवर जेनिंग्स, सर आइवर, देखो ऐसा नहीं है कि गोंडा जिले के किसी पवन यादव ने बोल दिया कि संविधान में ये चीज ठीक नहीं है, या कौन सा गांव का नाम है पता ही नहीं मुझे, करनालीगंज के किसी रामप्रसाद तिवारी ने बोल दिया जी कि संविधान उधार का। भाई ये सब चीजें सब बड़े बड़े लोगों ने ही बोली है, जाने पहचाने लोगों ने बोली है, तभी यहाँ पे लिखा हुआ है, वरना हमें बुक में पढ़ने को मिलती है क्या। अगर यहाँ से किसी ने बोला होता, मान लो कि किसी बलिया जिला के चकिया गांव के किसी ने, मतलब छोटे से इंसान ने बोला होता, मान लो बालपुर के किसी भरा प्रसाद तिवारी ने बोला होता है ना, या फिर परसपुर के किसी राम प्रसाद ने बोला होता, मेरे को अच्छे से नहीं बता पा रही, मतलब वहां तक पहुंच नहीं पा रही हूँ, जहां तक मतलब ये कहने का मतलब ये सब प्रसिद्ध व्यक्ति थे जिसने आलोचनाएं की थी, इसलिए हमें इनको पढ़ने को मिल रहा है, इसलिए बुक्स में लिखी हुई है, इसलिए हमारे सिलेबस में यूपीएससी की। वरना हम जैसे लोग, मान लो मैं किरण शुक्ला हूँ, अभी मैंने अगर कुछ बोल दिया कि भाई ये संविधान में ये ठीक नहीं है, मेरी थोड़ी कहीं लिखी जाएगी किताब में, मैं ज्यादा से ज्यादा ट्वीट कर सकती हूँ, इससे ज्यादा थोड़ी इंस्टा कर सकती हूँ, बट मेरी कोई लिखी थोड़ी जाएगी किसी किताब में क्या चल के पढ़ाया जाए। ये किसी बड़े बड़े लोगों ने बोली, श्री एन निवासन जी हैं, इन्होंने बोली है ना, तो फिर ऑब्वियस है कि भाई ये चीज समझ में आएगी लोगों को, तभी इनको लगा कि किया गया है, आलोचना की गई है, ठीक है। मच्छर आ रहे हैं, ठीक है। सर आइवर जेनिंग्स ने किया, श्री एन निवासन ने किया, और एक आध नाम कर लें किस किसने किया भाई, आलोचना वालों के तो नाम होने चाहिए, तारीफ वाले के तो होते ही रहते हैं ना। पीआर देशमुख ने भी किया था, जिसको नाम याद आता है बता दो, पीआर देशमुख, ठीक है, पीआर देशमुख ने किया। इन लोगों ने यही बोल दिया था कि ये क्या है, संविधान 1935 की कार्बन कॉपी है। लेकिन अगर कोई आलोचना कर रहा है, किसी ने संविधान बनाया है, तो भाई वो लोग भी तो कुछ बोल रहे होंगे उसके विपक्ष में। इन्होंने विपक्ष में बोला, पहले संविधान बना, उसके विपक्ष में ये लोगों ने बोला, श्रीनिवासन जी ने, सरागर जेनिंग्स ने, पीआर देशमुख ने। अब भाई जिसने संविधान बनाया, इतनी मेहनत करी है, वो भी तो कुछ बोला। बी आर अम्बेडकर जी क्या बोलते हैं सुनो, इनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी है जो इन्होंने बोली, ये याद भी रखना तुम लोग कि उन्होंने क्या बोला था, ठीक है। उन्होंने कहा, अंबेडकर जी ने, जहां तक इस आरोप की बात है कि प्रारूप संविधान में भारत सरकार अधिनियम 1935 का अच्छा खासा हिस्सा शामिल कर लिया गया है, मैं क्षमा याचना नहीं करूंगा, ठीक है। उधार लेने में कुछ भी लज्जास्पद नहीं है, इसमें साहित्यिक चोरी शामिल नहीं है, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि मैं इसमें माफी नहीं मांगूंगा,
कि जी मैंने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, उन्होंने कि हमने कहीं से देखा है, चीजों को समझा है, हमें अच्छी लगी तो हमने अडॉप्ट किया है। हमने कोई चोरी थोड़ी की है, हमने साहित्यिक जो चीज अच्छी लगी थी ना लिखी हुई, उसको हमने अपनाया है, हमने कोई चोरी नहीं की है। ठीक है, तो उन्होंने बोला मैं इस बात को कोई माफिया पे नहीं मानने वाला था किसी से कि भाई जी हमने लोगों ने गलत कर दिया ये है। उन्होंने ये बोला था, ठीक है, कि कोई शर्म की बात नहीं है कि हमने किसी का संविधान से कुछ अच्छा लगा तो हमने ले लिया। ठीक है, और क्या पढ़ना है हमको? वकीलों का सॉल्व पढ़ना है। वकीलों का सॉल्व के लिए तो एक ही बात कही थी, लोगों ने कहा था कि बहुत जटिल शब्दावली है संविधान की। जटिल शब्दावली है तो वो इसलिए है क्योंकि वहां पे सारे वकील थे, तो उन्होंने ऐसे कठोर शब्द संविधान में लिख दिए। तो इसके लिए तो वकीलों का सॉल्व इसलिए बोला गया कि भाई वो ही थे, उनका ही चल रहा था सब कुछ, उन्होंने किया ये सब कुछ, इसीलिए इतने कठोर शब्द लिखे, इतने जटिल डिफिकल्ट शब्द लिखे हैं यहाँ पे। ठीक है, और महाकाय, ये तो देखो भाई, ये तो हम मानते हैं कि हमारा संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है, पर कुछ लोगों ने इसको बहुत बड़ा बोल के मतलब इसकी आलोचना की कि ये बहुत बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत बड़ा और भारी है। ठीक है, बहुत बड़ा और भारी संविधान होगा इसको। ठीक है, ये तो है कि ये सबसे बड़ा लिखित संविधान है, पर उसमें कुछ चीजें लिखी हुई है ना, वो सब यूज वाली चीजें हैं, है ना। उसमें कुछ यूजलेस चीज तो संविधान में नहीं लिखी गई होगी, इतना सोच समझ के पढ़ के बनाया गया, तो वैसे सब कुछ अच्छा ही होगा। बट जिन लोगों को अच्छा नहीं लगा उन्होंने लिखा, उन्होंने आलोचना करी इसके बारे में। गांधीवाद से दूर, अब गांधीवाद से दूर क्योंकि गांधी जी की अनुपस्थिति है संविधान सभा में, है ना। तो जो गांधी जी के अनुयायी थे, और ज्यादातर तो वही लोग होंगे जो गांधी जी के अनुयायी होंगे, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया कि भाई गांधी जी क्यों नहीं संविधान बनाने में शामिल है, गांधी जी ने इतना कुछ किया है तो गांधी जी संविधान बनाने में क्यों शामिल नहीं है। तो गांधी जी से दूर संविधानवाद बोल दिया, उन्होंने संविधान को गांधीवाद से दूर बोल दिया। उनका कहना जो गांधी जी की नीतियां थी, स्पेशली जो उनका जो लोग हैं जिन्होंने आलोचना करी, उनका ये मानना है कि इसमें जो गांधीवाद है, जो गांधी जी के बताए हुए रास्ते थे या गांधी जी जैसा चाहते, गांधी जी जैसा करते, उन चीजों से संविधान हमारा परे है, उनसे अलग है, क्योंकि उसमें गांधी जी थे नहीं, गांधी जी अनुपस्थित थे, तो इस हिसाब से बोला जा सकता है। ठीक है, इसको ये भी बोल दिया है कि भाई ये गैर भारतीय है और भारत विरोधी है। ठीक है, और कुछ बताने लायक है? गैर भारतीय इसीलिए ना, उन्होंने बोला कि ये विदेशी है, दूसरे देशों से लिया गया है ना, इसलिए बोल दिया। गांधीवाद से दूर ये इसलिए बोल दिया कि गांधीवाद कुछ अलग चीजें चाह सकते थे, संविधान में कुछ अलग चीजें लिखी हुई होंगी, है ना, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो गांधी जी नहीं चाह रहे होंगे, कुछ चीजें होते जो शायद गांधी जी मना करते। तो इन सबसे, जैसे कि गांधी जी एक आध चीज मना कर सकते थे ना, उनका कहना था कि संविधान ग्राम पंचायत तथा जिला पंचायतों के आधार पर निर्मित होनी चाहिए, है ना। गांधी जी का यही मानना था ना कि ग्राम पंचायत जो संविधान हो, ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत और जिला पंचायत। ठीक है, तो इसलिए वो चीज यहाँ पर नहीं है। इससे थोड़ा उन्होंने बोला कि ये संविधान जो था थोड़ा सा गांधीवाद से दूर है, थोड़ा सा क्या मतलब गांधीवाद से तो पूर्णतः दूर है क्योंकि गांधी जी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी गांधी जी जो चाह रहे हैं वो संविधान में ना हो, ऐसा तो नहीं होगा ना कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी थे संविधान में, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी भी थे संविधान। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा संविधान की प्रमुख विशेषताएं, थर्ड चैप्टर आपका खत्म होता है, जिसमें आपने प्रमुख विशेषताएं पढ़ी और कुछ आलोचनाएं भी पढ़ी। आलोचनाएं आपने पढ़ी कि भारत संविधान बोला 1935 के आधुनिक के कारण कॉपी बोल दी, वकीलों का स्वरूप बोल दिया, महाकाय आकार बोल दिया, गांधीवाद से दूर संविधान। अच्छा देखो, अगर आपको आप रटना नहीं है, आप संविधान को देखो, संविधान के बारे में सोचो, जितना आपने पढ़ा हुआ, देखो संविधान की पूरी बुक तो आपने नहीं पढ़ी हुई होगी, है ना, लेकिन इंडियन पॉलिटिक्स आपको खुद समझ आएगा कि संविधान की आलोचना क्या हो सकती है। सबसे पहले तो यही बोल देंगे कि ये संविधान हमारा नहीं है, है, स्वदेशी नहीं है, क्योंकि दूसरे देशों से लिया गया है। वकीलों की ज्यादा उपस्थिति थी तो बोल देंगे कि भाई यहाँ पे तो वकीलों का ही प्रभुत्व था, संप्रभुत्व था, वकीलों का स्वर्ग था।
बहुत भारी बहुत बड़ा है, ये आलोचना पठन है, देखिए पता आप अपने आप से इमेजिन, आपको पॉइंट बनाने हो तो कैसे बनाओगे, बड़ा भारी है, गांधीवाद से दूर है, गांधी जी इसमें शामिल नहीं थे तो गांधी जी से दूर है, तो ये टॉपिक्स अपने आप बन गए हैं ना। ऐसी विशेषताएं पढ़नी अगर संविधान की तो आप बना सकते हो कि भाई ये तो लचीला है, ये कठोर भी है, ये लचीला भी है, दोनों का समन्वय है, यहाँ पे एकीकृत न्यायपालिका भी है और संसद के प्रति इनका झुकाव भी है, ये संघीय भी है और केंद्रीकृत भी है ना। मौलिक अधिकार, 6 मौलिक अधिकार जो सबसे स्वतंत्रता, समानता, शोषण के विरुद्ध धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार, कर्तव्यों का भी वर्णन है इसमें, डीपीएसपी राज्य के नीति निदेशक तत्व, ठीक है, ऐसी चीजें भी हैं। तो ये अपने आप जब आप पढ़ोगे आप इमेजिन करोगे थोड़ा सा, लेकिन ये पहले से प्रैक्टिस, मेंस से पहले आपको प्रैक्टिस इसकी करके रखनी होगी। मेंस में अब एग्जाम में जाके सोचोगे तो ऐसा नहीं होगा, आपको पहले सोच के रखना होगा, पहले आप प्रैक्टिस कर लो कि ये क्वेश्चन है, इसमें कैसे कैसे किया जा सकता है, किस तरह से थ्रू आउट हुआ जा सकता है, आपको ना गो थ्रू होना पड़ेगा उसके थ्रू, फिर ही आपको समझ आएगा कि कैसे करना है। मेंस से पहले की बात है, तो मेंस बहुत दूर है, पहले प्रीलिम्स क्लियर करो उसके बाद देखते हैं। बट ये जो पढ़ रहा है ना, इससे आप बेस, मेरा ये मतलब है कि आप ना मेंस और प्रीलिम्स के लिए ना अलग अलग से इंडियन पॉलिटी ना पढ़नी पड़े। आपने जो पढ़ लिया ना, अगर ये मेंस में क्वेश्चन आता आपका है ना, संविधान के बारे में कुछ पूछता, उनकी बोल देता कि इस पर टिप्पणी करो, संविधान से रिलेटेड कुछ टॉपिक दे देता, तो ये विशेषताएं और आलोचनाएं दोनों ही काम में आ जाएंगी ना। फिर संविधान निर्माण में जो पढ़ा था वो भी आ जाएगा उसमें काम में। तो आपको प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन आता है तो वैसे अगर पूछ ले कि 1935 के अधिनियम को संविधान का आलोचना के तहत क्या कहा गया था, तो वो तो टॉपिक आ गया था, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो गया। बाकी जो मेंस का होगा तो उसमें से कुछ हेडिंग टू हेडिंग लिखना है, उसके आगे एलैबोरेट करने रहना है ना अच्छे से। तो होपफुली आपको सबको समझ आ गया होगा। ओके, थैंक यू।